Good morning, class. Good morning, all of you. गुड मॉर्निंग, आप सभी को सुप्रभात, जय हिंद। तो आज की क्लास का जो विषय है, जो आज की क्लास का विषय है वह भारत में तुर्क आक्रमण, भारत में तुर्क आक्रमण एवं मोहम्मद गौरी की भारत विजय एवं उसका भारत में प्रभाव। भारत में तुर्क आक्रमण एवं मोहम्मद गौरी की भारत विजय एवं उसका भारत पर प्रभाव, इसी विषय पर आज हम इस क्लास में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं भारत में तुर्क आक्रमण की। सबसे पहले हम बात करते हैं भारत में तुर्क आक्रमण की। तुर्क आक्रमण की जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो जैसे ही हम तुर्क आक्रमण की बात करते हैं, खास करके भारत के संदर्भ में, तुरंत हमारी छवि एक इस्लाम धर्म के रूप में, या कह सकते हैं कि इस्लाम धर्म की तरफ हमारा तुरंत संकेत चला जाता है। ठीक है, क्योंकि जो तुर्क हैं, जो अरब हैं, ये लोग किस धर्म को मानने वाले हैं? इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं। और इन तुर्क इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं, तो इस्लाम धर्म को सबसे ज्यादा जब शासक बनते हैं तो प्राश्रय भी देते हैं। इसलिए हम जब बात करते हैं तुर्कों के विषय में, मुसलमानों के विषय में, तो हमारी दृष्टि इस्लाम की तरफ जाना स्वाभाविक सी बात है। ठीक है, तो ये जो तुर्क हैं, इन्हें कहा जाता है कि चीन की जो उत्तरी पश्चिमी सीमा है, जो क्षेत्र है, उधर ही ये लोग एक प्रकार से निवास करते थे। जो चीन की उत्तरी पश्चिमी सीमा है, खास करके थोड़ा सा आप लद्दाख के ऊपर देखिएगा तो आपको चीन का उत्तरी हिस्सा देखिए और पश्चिमी हिस्सा। ठीक है, तो वो जो क्षेत्र है जिसमें कजाकिस्तान, तजिकिस्तान, किर्गिस्तान, ये जितने तान हैं, ठीक है, ये सब ठीक है, ये मध्य एशिया जिसे आप कहते हैं, तो वो सब तुर्क क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको मैप्स भी भेज दिया है, तो आप थोड़ा सा फाइंड आउट कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखिए कि ये जो तुर्क हैं, ये मध्य एशिया से आते हैं। ठीक है, तो ये जो तुर्क हैं, ये जब भारत में आक्रमण करते हैं, ठीक है, ये जो तुर्क हैं, ये जब भारत में आक्रमण करते हैं, तो इससे पहले ये गजनी वंश के संस्थापक के रूप में स्थापित हो चुके होते हैं। खास करके आपका ये जो अफगानिस्तान का क्षेत्र है, ठीक है, जो अफगानिस्तान का क्षेत्र है, वहां पर ये लोग पहले से ही एक प्रकार से स्थापित हो चुके होते हैं। जो इस वंश का, जो गजनी वंश है, क्योंकि जो तुर्क हैं, तुर्कों में जो गजनी वंश है, उन्हीं का भारत पर क्या होता है, उन्हीं का भारत पर आक्रमण होता है। गजनी वंश का ही आक्रमण होता है भारत पर, गजनी वंश के तुर्कों का आक्रमण होता है भारत पर। तो ये जो गजनी वंश है, इस वंश का जो संस्थापक है वो अलप्तगीन है। ठीक है, अलप्तगीन नामक व्यक्ति ही गजनी की 962 ईस्वी में स्थापना करता है। ठीक है, अलप्तगीन इसी का एक गुलाम होता है और दामाद भी होता है अलप्तगीन का, वह होता है सुबुक्तगीन। ठीक है, इसी का एक गुलाम और दामाद होता है, वह होता है सुबुक्तगीन।
तो सुबुक्तगीन का ही भारत में, ठीक है, कुछ हिस्से पर आक्रमण करते हैं, मतलब इधर वो बढ़ते हैं थोड़ा सा सुबुक्तगीन। तो सुबुक्तगीन का सामना होता है जो उस समय भारत के जो शासक होते हैं, खास करके ये जो पंजाब सिंध का क्षेत्र है, जो जिसे आप हिंदू सम्राट कहते हैं, जयपाल को, ठीक है। तो जो इनके जो जयपाल हैं, जिन्हें काबुल और जो पंजाब का क्षेत्र है, ठीक है, उसी क्षेत्र पर सुबुक्तगीन जो है आक्रमण करता है, लेकिन सफल नहीं होता है, ठीक है। हालांकि यह भी कहते हैं कि जब वो बढ़ रहा था सुबुक्तगीन इस तरफ, भारत की तरफ, पंजाब व हिंद की तरफ जब बढ़ रहा था, काबुल की तरफ, तो जो जयपाल था उसने खुद जो है उन पे आक्रमण कर दिया, और यह कह सकते हैं कि उनसे संघर्ष किया, लेकिन कोई अंतिम परिणाम नहीं निकला, एक दूसरे से पराजित होना नहीं पड़ा, और कई दिनों तक युद्ध चला। फिर अंतिम में क्या हुआ कि एक समझौता हुआ, लेकिन समझौता थोड़ा सा अपमानजनक था, ठीक है। समझौता ये बताते हैं कि 986 और 87 ईस्वी की बात है, जब सुबुक्तगीन के आक्रमण की बात आती है, ठीक है। तो जयपाल का उनसे संघर्ष होता है, कई दिनों तक चलता है ये संघर्ष, लेकिन कोई बहुत ज्यादा हार और जीत की बात का वर्णन नहीं मिलता है, ठीक है। लेकिन संधि की बात आती है, जिसके द्वारा कुछ जो है समझौता होता है, जिसमें ये क्या करते हैं, कुछ इनको भेंट देते हैं सुबुक्तगीन को। जो जयपाल है, जो यहाँ के, ठीक है, जयपाल जो हिंदू शाही शासक है, यह ध्यान रखिए, जयपाल हिंदू शाही शासक है। इनका जो क्षेत्र है या जो इनकी राजधानी, ये खास करके आपका काबुल पंजाब का जो क्षेत्र है, उस समय हिंदू शाही राजवंश कहलाता था। इनकी जो राजधानी थी वह उद्भांडपुर थी, और जिसे वहिंद के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो जयपाल से ही सबसे पहले इन लोग का सामना होता है सुबुक्तगीन से। तो सुबुक्तगीन के साथ इनकी एक संधि भी होती है। संधि के बाद ये क्या करते हैं, जयपाल उनको कुछ चीजें उपहार स्वरूप भेंट देते हैं, ठीक है, जिनमें से 50 हाथी भी शामिल होते हैं। तो कहते हैं कि जब वो ये भेंट देते हैं उसको सुबुक्तगीन को, तो उस भेंट को भी वह पहले तो स्वीकार करता है, लेकिन बाद में स्वीकार नहीं करता है, नहीं उसको एक्सेप्ट करता है, और क्या करता है कि इनके ऊपर आक्रमण करता है, जयपाल के ऊपर, ठीक है। तो जयपाल का क्या कहते हैं कि जयपाल के ऊपर आक्रमण करता है, और कहते हैं कि सुबुक्त, मतलब पहले देखिए हार जीत नहीं हुई है, एक ऐसे ही संधि हुई है। बाद में क्या होता है कि जयपाल के साथ इनका जो सुबुक्तगीन है, जो सुबुक्तगीन है वो एक्सेप्ट नहीं करता है संधि को, ठीक है, और मतलब उसकी भेंट को स्वीकार नहीं करता है, और फिर आक्रमण के लिए जब आगे बढ़ता है तो जयपाल भी क्या करते हैं, कई राज्यों को मिला करके उनके साथ में फिर जो है सुबुक्तगीन पर आक्रमण करते हैं। लेकिन सुबुक्तगीन क्या करता है, इसमें सुबुक्तगीन की ही कहते हैं कि विजय होती है, और जयपाल की विजय नहीं होती है, ठीक है। फिर जो है कुछ दिन बाद जो है 997 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है, किसकी, सुबुक्तगीन की, ठीक है। जो सुबुक्तगीन है इनकी मृत्यु हो जाती है 997 ईस्वी में। इसके बाद जो गद्दी पर बैठता है, गजनी का शासक होता है इसके बाद, जो सुबुक्तगीन के बाद, ठीक है। देखिए ये जो अलप्तगीन है, अलप्तगीन का सुबुक्तगीन दामाद भी है और गुलाम भी है, ठीक है। तो सुबुक्तगीन अलप्तगीन के बाद गजनी का संस्थापक होता है, यामनी वंश भी कहते हैं उसे। तो वहां का जो शासक होता है सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन के बाद जो गद्दी पर बैठता है वो आपके बैठते हैं कौन, महमूद गजनबी, ठीक है, महमूद गजनबी। महमूद गजनबी भारत पर सर्वप्रथम 1001 ईस्वी में आक्रमण करता है,
ठीक है, महमूद गजनबी भारत पर सर्वप्रथम 1001 ईस्वी में आक्रमण करता है इनके हिंदू शाही शासकों पर। ठीक है, हिंदू शाही शासकों पर 1001 ईस्वी में आक्रमण करता है। और उस समय हिंदू शाही शासक कौन होते हैं? जयपाल होते हैं, जयपाल होते हैं। ठीक है, हालांकि जयपाल के विषय में भी कहते हैं कि इन्होंने भी कई राजाओं का, राजपूत राजाओं का संघ बना करके उनका प्रतिरोध किया था महमूद गजनबी का, लेकिन ये पराजित हो जाते हैं जयपाल। और पराजित होने के बाद जो जयपाल हैं पराजित हो जाते हैं, और पराजित होने के बाद जयपाल क्या करते हैं? अपमान सह नहीं पाते हैं और उसके बाद ये स्वयं जो है आत्महत्या कर लेते हैं। ठीक है, जयपाल क्या करते हैं कि आत्महत्या कर लेते हैं। ठीक, इसके बाद इसी जो आपका ये ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि इस जो राजवंश है इसके बाद शासक बनते हैं जो वहिंद है, जो आपका उद्भांडपुर है, हिंदुशाही शासक है, इसमें बनते हैं शासक आनंदपाल। ठीक है, आनंदपाल के बाद त्रिलोचन पाल भी गद्दी पे बैठते हैं। तो आनंदपाल भी कई राजाओं का संघ बना करके इनसे मुकाबला करते हैं, जिससे कहते हैं कि छठवां आक्रमण भारत पे होता है। ठीक है, तो आनंदपाल भी जब छठवां आक्रमण होता है जिसमें, तो आनंदपाल भी क्या होते हैं कि पराजित हो जाते हैं। ठीक है, आनंदपाल भी पराजित हो जाते हैं। ओके, तो आनंदपाल भी पराजित हो जाते हैं। इसके बाद क्या है कि और भी जैसे इनके क्योंकि 17 आक्रमण होते हैं। ठीक है, 17 आक्रमण होते हैं महमूद गजनबी के। तो और शासकों से भी इनके मतलब जो दूसरा आक्रमण है महमूद गजनबी का, क्योंकि आनंदपाल से पराजित हो, आनंदपाल को ये महमूद गजनबी पराजित कर देंगे, फिर त्रिलोचन पाल को भी पराजित कर देंगे। ठीक है, फिर एक और आगे बताते हैं विद्याधर के बारे में। तो इनको पराजित कर देते हैं, कहने का मतलब ये जो हिंदू शाही शासक है ये सभी पराजित हो जाते हैं महमूद गजनबी से। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, इसके बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण आक्रमण है, ठीक है, जो दूसरा महत्वपूर्ण आक्रमण है वह है मुल्तान का आक्रमण। ठीक है, मुल्तान का दूसरा जो महत्वपूर्ण आक्रमण है वो मुल्तान पर होता है। जहां पर मुल्तान पर आक्रमण होता है, मुल्तान में कहते हैं कि जो करमाथी सिया संप्रदाय के शासक थे, मुल्तान पर क्या है कि जो करमाथी सिया संप्रदाय के शासक हैं वो शासन कर रहे होते हैं वहां पर। ठीक है, जिसमें जो नाम मिलता है वो फतेह दाऊद का एक नाम मिलता है। करमाथी सिया संप्रदाय का जो शासक है फतेह दाऊद है, उसका नाम मिलता है। तो उसको भी ये क्या करते हैं, अब ये देखिए ध्यान दीजिएगा कि ये मुसलमान हैं, लेकिन इन पर भी ये आक्रमण करता है। जो महमूद गजनबी है ये सिया संप्रदाय के लोग, जो करमाथी सिया संप्रदाय के लोग हैं, खास करके जो वहाँ का शासक फतेह दाऊद है उस पर भी आक्रमण करता है महमूद गजनबी और उसको भी पराजित करता है। ठीक है, फिर ये जब इनको पराजित करते हैं तो यहाँ का जो शासक बना देते हैं वो सुखपाल को बनाते हैं। ठीक है, सुखपाल का नाम आता है कि सुखपाल को शासक बना देते हैं। देखिए मेरा आज सिर दर्द कर रहा है थोड़ा सा। ठीक है, तो मुझे पढ़ाने में, तो जो ये सिया संप्रदाय के शासक थे फतेह दाऊद, ठीक है, फतेह दाऊद, इनको भी महमूद गजनबी ने पराजित किया। और वहां का क्या किया कि जो क्या, ठीक है, तो मैं क्या बता रहा था कि जो करमाथी सिया संप्रदाय थे, जो मुल्तान के शासक थे, उनको भी इन्होंने पराजित किया महमूद गजनबी ने। और फिर जो है जो जयपाल का
पुत्री का पुत्र था, जो जयपाल के पुत्री का पुत्र था अर्थात सुखपाल, उसको क्या किया कि यहाँ का मतलब एक प्रकार से शासक या सूबेदार कह सकते हैं कि नियुक्त कर दिया महमूद गजनबी ने। ठीक है, क्योंकि ये सुखपाल को बंदी बना लिए थे महमूद गजनबी। ठीक, तो इस प्रकार से इन्होंने मुल्तान को अपने कब्जे में लिया। हालांकि आगे मैं इनके उद्देश्य को बताऊंगा कि क्या और चीजें होती हैं। तो ऐसे 17 आक्रमण होते हैं। ठीक है, 17 आक्रमण सभी को बता पाना मुश्किल है। ठीक है, मैं जो महत्वपूर्ण है 2-4 उन्हीं में हम आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, जो महत्वपूर्ण है उसी में हम आपको बता दे रहे हैं। तो एक तो हो गया आपका ये जो हिंदू शाही शासक हैं उन पर आक्रमण हो गया। दूसरा मुल्तान का हो गया। ठीक है, दूसरा मुल्तान का महत्वपूर्ण आक्रमण हो गया। और एक जो महत्वपूर्ण आक्रमण और है वो है सोमनाथ का आक्रमण। ठीक है, सोमनाथ का आक्रमण जो होता है 1025 ईस्वी में। ठीक है, 1000 मुल्तान वाला जो टाइम पीरियड मिल रहा है, ठीक है, इसमें देखिए 3 बार टाइम पीरियड दिया हुआ। 1006 में भी हुआ है, ठीक है, फिर 1007-8 में भी हुआ है, फिर 1010 में भी दिया हुआ है। ठीक है, तो 3 बार ऐसे मतलब कई बार ये होता रहा है। ठीक है, जो क्लियर, तो 2-3 बार मुल्तान पर आक्रमण हुआ था। ठीक है, जो महमूद गजनबी है उस समय जो भारत में और जो राज्य थे जिसमें से कश्मीर का जो क्षेत्र है वहां पर कहते हैं कि रानी दिद्या शासन कर रही थी, और फिर रानी दिद्या के बाद जो है लोहार वंश का शासक जो है संग्राम राज शासन कर रहा था। ठीक है, और जो प्रतिहार जो कन्नौज का क्षेत्र है आपका, कन्नौज में शासन कौन कर रहा था? ये प्रतिहार शासक राज्यपाल कर रहा था शासन उस समय। ठीक है, और बंगाल में पाल शासक महिपाल शासन कर रहा था, और चंदेल में विद्याधर शासन कर रहा था। ठीक है, चंदेल में विद्याधर शासन कर रहा था। ये जब आनंद पाल संघ बनाता है, ठीक है, जब महमूद गजनबी से आक्रमण के प्रतिरोध के लिए जब आनंद पाल संघ बनाता है तो उसमें कई इनको सपोर्ट भी करते हैं राजा, जिसमें से चंदेल शासक का भी नाम मिलता है। वो जो चंदेल शासक का नाम मिलता है उसमें गढ़ का नाम आता है और प्रतिहार शासक राज्यपाल का नाम आता है। ठीक है, तो इन शासकों ने भी इनको सपोर्ट किया था आनंदपाल। उसके बाद भी आनंदपाल क्या हुआ था कि पराजित हुआ था। जो सोमनाथ मंदिर के आक्रमण की बात है 1025 वाला, ठीक है, जो 1025 में सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण हुआ, उसके विषय में उस कथा से आप लोग परिचित हैं कि नहीं? परिचित है? ठीक है, कौन कह रहा है नहीं? बोलिए, कौन कह रहा है नहीं परिचित है? बताइए। अच्छा, हाँ, ठीक है। तो जो गुजरात के जो सोलंकी शासक हैं, ठीक है, जिन्हें चालुक्य कहते हैं, तो उनका उस समय जो शासक है भीम प्रथम है। ठीक है, तो वो शासन कर रहा होता है। ठीक, तो जब ये आक्रमण करता है महमूद गजनबी सोमनाथ मंदिर पे, तो अपनी राजधानी छोड़ करके भाग जाता है। ये जो भीम प्रथम है ये क्या करता है, भाग जाता है, और उसी से फिर ये अपना बच जाता है किसी प्रकार से इसके। तो कहते हैं कि गुजरात पर आक्रमण, जो सोमनाथ मंदिर है उस पर 1025 में आक्रमण करता है, लेकिन वो जो क्षेत्र है उसे पूरी तरीके से विजित नहीं करता है। ठीक है, अभी जब उद्देश्य को आपको डिस्कस करेंगे इनके महमूद गजनबी के, तब थोड़ा आपको स्पष्ट होगा कि इनकी क्या नीतियां थी महमूद गजनबी की। ठीक है, हाँ, 16वीं बार का नाम आता है। ठीक है, ठीक है, तो
आक्रमण किया, उसके विषय में कहते हैं कि वहां के जो पुजारी थे उन लोगों को लगता था कि ऐसी मतलब बातें प्रचलित थी उस समय कि जो भगवान शिव है वो उसमें ये क्या है कि मंदिर है, मंदिर में एक घंटा बांधा हुआ था, घंटा था जो किसी तरफ से चिपका हुआ नहीं था। ठीक है, वो जो घंटा था वो किसी से टंगा हुआ नहीं था, मतलब ऊपर से किसी से पकड़ाया नहीं था, वो बीच में ऐसे ही लटक रहा था घंटा। ठीक है, जैसे छत है, छत में पंखा क्या होता है कि पंखा वो लटकता है। ठीक है, कि उस किसी ने किसी से किसी के, हाँ, तो लेकिन जो उस जो सोमनाथ मंदिर के अंदर जो घंटा था वो क्या था कि वो ऐसे ही लटक रहा था। तो ये जो पुजारी थे वो लोग वहां की ये बातें प्रचलित कर रखे थे कि इस मंदिर को कोई तोड़ नहीं पाएगा, इस और भगवान शिव की इसमें महिमा है, तो इसको कौन पराजित कर, मतलब कौन इसको हाथ लगाएगा, जो भी नष्ट हो जाएगा। तो ये जो मुस्लिम शासक थे, जो तुर्क शासक थे, खास करके ये जो गजनबी है, महमूद गजनबी, तो ये लोग तो इन सब में विश्वास नहीं करते, मूर्ति पूजा में। तो ये जब विश्वास नहीं करते तो ये फिर उसमें विश्वास नहीं करते तो ये इस तरीके की बातों में विश्वास क्यों करेंगे। ठीक है, बातों में विश्वास क्यों करेंगे। तो इन्होंने महमूद गजनबी को इन्हीं सारी बातों से चिढ़ हुआ। तो महमूद गजनबी ने कहा कि अब हम तोड़ेंगे, और उससे ये भी पता चला कि इसमें बहुत ज्यादा सोना चांदी है इस मंदिर में। ठीक है, तो इन सारे कारण से महमूद गजनबी ने क्या किया कि सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया, और आक्रमण करने के बाद उसको खूब लूटा, और उस मंदिर का जो घंटा टंगा हुआ था पूरे मंदिर को तोड़ डाला। ठीक है, मंदिर को तोड़ डाला, मूर्ति को तोड़ा जो उसमें थी जो भी। ठीक है, तोड़ने के बाद उन सबको ले करके ये सब गए वहां पर अपने यहाँ लेके गए, और यहाँ के और भी जो मंदिर तोड़े, ठीक है, उन मंदिरों की मूर्तियों को ले करके गए वहां पर, उनको मस्जिद की जो सीढ़ियां होती उसमें लगा दिए, या फिर सीढ़ियों पे लगा दिए, और या फिर उनको मांस तौलने में, ठीक है, उसको बांट के रूप में प्रयोग किए ये लोग। ठीक है, तो ये कहते हैं कि ये महमूद गजनबी ने इसको मंदिर को तोड़ा, और तोड़ने के साथ साथ वहां पर 50,000 जो पुजारी ब्राह्मण थे उनके वध को भी, उनका वध, उनकी हत्या करने का भी आदेश दिया। इसका मतलब कि बड़े पैमाने पर नरसंहार भी हुआ। हाँ, अंतिम खोखर है। ठीक है, तो महमूद गजनबी ने मतलब सोमनाथ मंदिर को लूटा। ठीक है, सोमनाथ मंदिर को लूटा, और वो जो मंदिर में घंटा टंगा हुआ था उस मंदिर को पूरा तोड़ा। तो वो घंटा क्या हुआ, गिर गया। बाद में पता चला कि उस मंदिर, बाद में पता चला कि मंदिर